अध्ययन कक्ष स्टडी रूम। अध्ययन कक्ष चाहे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हो या लेखन स्वाध्याय करने वाले युवा एवं प्रौढ़ के लिए हो, सबसे उत्तम स्थान पूजागृह के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण के मध्य का भाग है। वायव्य और पश्चिम दिशा के मध्य भी अध्ययन कक्ष बना सकते हैं, परंतु नैऋत्य और दक्षिण की ओर बच्चों के लिए कभी भी अध्ययन कक्ष न बनाएं, अन्यथा वे प्रत्येक कक्षा में असफल होते रहेंगे। अध्ययन गृह में विद्यार्थी का मुख पूर्व या ईशान की ओर होना चाहिए। टेबल लैंप या अन्य लैंप का प्रकाश उत्तर वायव्य से आना चाहिए। विद्यार्थी को सदैव दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर सिरहाना करके सोना चाहिए। नौकरों के लिए सर्वेंट रूम और आउटहाउस। सर्वेंट रूम यानी भवन की सेवा करने वाले नौकरों के रहने के लिए भवन के आग्नेय अर्थात दक्षिण पूर्व एसई तथा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण एनई में कक्ष बनाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सर्वेंट रूम बनाने के लिए उत्तर दिशा व पूर्व दिशा की दीवारों पर अधिक भार नहीं डालें। कमरों की दीवारों की ऊंचाई। आजकल जगह की कमी और भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में भारी तेजी के कारण न केवल कक्षों के आकार छोटे होते जा रहे हैं, बल्कि दीवारों की ऊंचाई भी खतरनाक हद तक कम होती देखी गई है। ऐसे कक्षों में रहने वाले लोगों में निरंतर मानसिक तनाव एवं दिमागी दबाव रहने की संभावना बनी रहती है। वास्तुनुसार एक मंजिल के भवन की दीवारों की ऊंचाई 10 फुट शुभ मानी गई है। बहुमंजिला भवन में ऊपर की मंजिल की ऊंचाई नीचे की मंजिल की ऊंचाई से 1/12 भाग कम करनी चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में दीवारों की ऊंचाई 9 फुट से कम न हो। वास्तु के अनुसार मेन गेट और खिड़कियां। वास्तु के अनुसार भवन में द्वार और खिड़कियों की संख्या सम होनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। अंक ज्योतिष के अनुसार संख्या 30, 50, 70, 90, 110 आदि विषम माने जाते हैं, जो शून्य को हटाने पर 3, 5, 7, 9, 11 आदि गिने जाएंगे। इसलिए समविषम अंकों की गणना के समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखें। द्वार हमेशा आयताकार ही अच्छे होते हैं। इनकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होना चाहिए। आजकल मॉडर्न आर्ट का रुझान ज्यादा है, परंतु वास्तुनुसार वक्राकार या अनियमित आकार के दरवाजों से बचें। एक सुंदर द्वार 6 फुट ऊंचा और 3 फुट चौड़ा चौखटनुमा उत्तम होता है। मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ बाएं हाथ की ओर खुलना चाहिए। बृहत संहिता के अनुसार मुख्य द्वार अन्य द्वारों की तुलना में अधिक बड़ा और सुंदर होना चाहिए। मुख्य दरवाजा जो सबसे बड़ा होता है को छोड़कर घर के शेष सभी दरवाजे एक ही ऊंचाई के हो। मुख्य दरवाजा या अन्य दरवाजे फर्श की सतह के नीचे देकर कभी ना लगवाएं। मुख्य द्वार पर दहलीज का होना शुभ माना जाता है। दरवाजे या खिड़कियां दीवार के अंतिम छोर पर ना लगे, बल्कि इनको दीवार के अंतिम छोर से 4 से 6 फीट की दूरी पर बनवाना चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियां उत्तर अथवा पूर्व दिशा में संख्या में अधिक, दक्षिण और पश्चिम दिशा में कम होनी चाहिए। दरवाजे और खिड़कियों की संख्या ग्राउंड फ्लोर पर अधिक और ऊपर की मंजिलों में कम होनी चाहिए। यदि किसी घर में 2 बाहरी दरवाजे हो तो एक दूसरे के सामने न होकर थोड़ा हटकर हो। दीवार के बीच में दरवाजा न बनवाएं। खिड़कियां लगाते समय उत्तर पूर्व और ईशान कोण को वरीयता देनी चाहिए। खिड़कियों की ऊंचाई में समरूपता रखें। चौड़ाई छोटी बड़ी हो सकती है। मुख्य दरवाजे के बीच में द्वार भेद नहीं होना चाहिए। एक दरवाजे के ऊपर दूसरा दरवाजा न बनवाएं। यह संपत्ति नाश और निर्धनता का कारण बन सकता है।
दरवाजा खोलने और बंद करते समय ची ची की आवाज ना हो, यह अति अशुभ होता है। वास्तु में घर में खिड़कियों का स्थान। खिड़की ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां से शुद्ध वायु एवं ऊर्जा शक्ति का प्रवेश हो सके। खिड़की के आकार, माप तथा शैली से वायु का प्रवाह निर्धारित होता है। खिड़की घर की आंख है। खिड़की के पल्ले बाहर की तरफ खुलने चाहिए ताकि उत्तम वायु का प्रवेश हो सके। अंदर की ओर खुलने वाले पल्ले से ऊर्जा शक्ति की क्षति होती है तथा वह उन्नति में बाधक होती है। खिड़की की दिशा घर के निवासी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। पल्लों के टूटे हुए कांच या उन पर लगा हुआ कागज गृहवासियों के आंख, कान एवं नाक पर बुरे प्रभाव का संकेत है। खिड़की का आकार दरवाजे के आकार के अनुपात में होना चाहिए। एक कमरे में 1 या 2 खिड़कियां होनी चाहिए। 3 या उससे अधिक खिड़कियां पारिवारिक कलह की सूचक हैं। खिड़की एवं दरवाजे का संबंध संतान और माँ बाप के रिश्तों के अनुरूप है। यदि खिड़की का आकार दरवाजे के आकार से बड़ा होगा तो खिड़की से प्रवेश करने वाली वायु दरवाजे से प्रवेश करने वाली वायु से शक्तिशाली होगी। इससे पारिवारिक अशांति का वातावरण निर्मित होगा। ऐसे कमरे में निवास करने वाले बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना करेंगे। वास्तु में बीम और कॉलम का स्थान। कमरे में बीम का प्रभाव उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि बीम घर का भार वहन करता है, तथापि यह वायु के निर्बाध प्रवाह को रोकता है। भार वहन करने वाली बीम दबाव उत्पन्न करती है, अतः बीम के नीचे फर्नीचर या दरवाजा नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्थित बीम से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव निर्मित होता है। इस कारण व्यवसाय एवं उन्नति में रुकावट आ सकती है। बीम के नीचे स्थित पलंग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। सिर के ऊपर स्थित बीम से पैर में सूजन आने की संभावना रहती है। डाइनिंग टेबल के ऊपर बीम होने से उधार दी गई रकम के वापस आने की संभावना नहीं रहती। रसोई घर में गैस चूल्हे के ऊपर बीम होने से संपत्ति का नुकसान एवं अच्छे अवसर मिलने की संभावना नहीं होती। यदि फर्नीचर को हटाना संभव न हो तो एक निचली छत का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बीम को छुपाया जा सके। बीम के नीचे स्थित पलंग खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। कॉलम कमरे के किनारे एवं दीवार के अंदर स्थित होना चाहिए जिससे वायु का निर्बाध प्रवाह हो सके। कॉलम का कमरे के अंदर निकला हुआ कोना नुकसानदायक हो सकता है। कॉलम का धारदार किनारा अंदर की वायु असंतुलित कर देता है तथा हानिकारक वायु ऊर्जा शक्ति का निर्माण कर सकता है। कॉलम के धारदार निकले हुए किनारे का प्रभाव उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। दरवाजे के सामने वाली दीवार के दाएं कोने में स्थित बाहर निकले हुए कॉलम का प्रभाव उस कमरे में रहने वालों के दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उस स्थल पर प्रकाश या दर्पण की व्यवस्था करनी चाहिए। गोल कॉलम चौकोर या आयताकार कॉलम की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि गोलाकार कॉलम वायु को निर्बाध रूप से प्रवाहित करने में सहायता करता है। घर में वास्तु के हिसाब से सीढ़ियां। सीढ़ी का निर्धारण घर के आंतरिक वास्तुकला में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीढ़ियां वायु को ऊपर और सीढ़ियां नीचे वितरित करने में सहायक होती हैं। ये चौड़ी तथा पूर्ण प्रकाशवान होनी चाहिए। मुख्य दरवाजे एवं सीढ़ी के बीच एक घंटी लगाकर या सीढ़ी के चबूतरे पर एक दर्पण लगाने से इस दोष का निवारण हो सकता है।
मुख्य द्वार के ठीक सामने से जाने वाली सीढ़ी से आर्थिक अवसर नष्ट हो जाते हैं। हॉल में घुमावदार सीढ़ी उत्तम मानी जाती है। सर पे चकराकर सीढ़ी घातक होती है। ये समस्याएं उत्पन्न करती है। यदि इसके टप्पे खुले हुए हों तो वायु सीधे नीचे आ जाती है तथा पुनः ऊपर की ओर नहीं उठ पाती। वास्तु के अनुसार सीढ़ी ईशान दिशा एवं घर के मध्य में नहीं होनी चाहिए। घर के मध्य में स्थित सीढ़ी गृहवासियों के हृदय या स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है। सीढ़ी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए कि यह मुख्य द्वार से दिखाई न पड़े। सीढ़ियों की संख्या। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में संख्या सम न हो, अर्थात यह संख्या 5, 9, 11, 15, 21 इत्यादि होनी चाहिए। सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय मुंह किस तरफ रखें? सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय मध्य बिंदु तक व्यक्ति का मुख पश्चिम या दक्षिण की ओर होना चाहिए। ऊपर उत्तर या पूर्व की ओर निकलना शुभ है। इसी प्रकार सीढ़ी उतरते समय अंत में उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी होनी चाहिए। जब आप सीढ़ियां उतरें तो उसके सामने कोई शुभ यंत्र या आपके इष्ट की तस्वीर टंगी होनी चाहिए। यदि नीचे उतरते समय आपकी निगाह उस पर पड़ती है तो शुभ होगा। यथासंभव सीढ़ियां उत्तरी या पूर्वी दीवारों को स्पर्श न करें। गोलाईदार सीढ़ियां न बनवाएं। भवन को लपेटती हुई सीढ़ियां भी अशुभ होती हैं। सीढ़ियों के प्रारंभ और अंत में दोनों स्थानों पर मजबूत दरवाजे होने चाहिए। नीचे का दरवाजा ऊपर के दरवाजे से बड़ा या बराबर हो, परंतु छोटा न हो। यदि सीढ़ियां चढ़ते समय दाईं ओर मुड़े तो अच्छा है। यदि ऐसा संभव न हो तो भी ठीक है। सीढ़ियां प्रवेश द्वार के सामने, घर के मध्य में या घर में प्रवेश करते ही एकदम ऊपर जाती हुई न दिखें। यह अशुभ होता है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य 9 इंच का अंतर आदर्श माना गया है। इससे अधिक अंतर ठीक है। सीढ़ी के प्रारंभ में त्रिकोण स्टेप न बनवाएं। सीढ़ी के नीचे शयन कक्ष, बैठक, पूजा घर आदि भी न बनवाए, हो सके तो शौचालय भी न बनवाएं। सीढ़ी के नीचे गोदाम बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब से किचन का स्थान। घर में किचन का महत्वपूर्ण स्थान है। रसोई घर को उत्तम वास्तुकला से लाभान्वित किया जा सकता है। इसको घर का खजाना माना जाता है। रसोई घर को आग्नेय या पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व का एवं पूर्व दिशा काष्ठ तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। काष्ठ की आवश्यकता अग्नि प्रज्वलित करने के लिए होती है, अतः आग्नेय दिशा अधिक शुभ मानी जाती है। रसोई घर प्रवेश द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। यदि घर में प्रवेश करते ही रसोई घर दिखाई दे तो वह घर समृद्धिशाली नहीं होगा। रसोई घर में गैस चूल्हा के स्थान की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूल्हा को सिंक या फ्रिज के बाजू में नहीं रखना चाहिए। अग्नि एवं जल परस्पर विरोधी तत्व हैं। अतः इससे संघर्ष उत्पन्न होता है जो घातक हो सकता है। चूल्हे को कभी भी दरवाजे के सामने इस प्रकार चाहिए कि खाना बनाने वाले का मुख दरवाजे के सामने की ओर हो। रसोई घर में खाना पकाने वाले को वहां प्रवेश करने वालों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि रसोई बनाने वाला अचंभित या भौचक्का हो जाए तो खाने की गुणवत्ता में फर्क पड़ेगा। चूल्हा साफ सुथरा और अच्छी तरह से काम करने वाला होना चाहिए। चूल्हा घर की वित्तीय स्थिति का प्रतीक होता है।
यदि गैस बर्नर बंद हो गए हो या ठीक से कम ना कर रहे हो तो उसके कारण आपके व्यवसाय में व्यवधान हो सकता है। रसोई घर के सामने वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे कीटाणु फैलने का डर रहता है। घर के वास्तु में वॉशरूम का स्थान। वॉशरूम उत्तर दिशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अतः आदर्श रूप से वॉशरूम उत्तर दिशा में रहना चाहिए। वॉशरूम आग्नेय दिशा में नहीं होना चाहिए। आग्नेय दिशा समृद्धि एवं संपत्ति का प्रतीक है, अतः इस दिशा में प्रसाधन कक्ष होने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। वॉशरूम को प्रकाशवान तथा हवादार होना चाहिए। प्रवेश द्वार के ठीक सामने वॉशरूम का दरवाजा नहीं रखना चाहिए। इससे गृहस्वामी के स्वास्थ्य एवं संपत्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। वॉशरूम से निकलने वाली सभी नालियां एवं चैम्बर पूर्णतः ढके हुए होने चाहिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर से बाहर जाने वाला पानी दिखाई नहीं देना चाहिए। वॉशरूम के दरवाजे को खोलते ही कमोड का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में कमोड के पीछे एक दर्पण या दरवाजे पर एक घंटी की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रवेश करने वाले व्यक्ति का ध्यान हटाया जा सके। वॉशरूम को कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से कमरों के आकार। Bedroom, living room and dining room should be of following size: 10 feet by 10 feet, 11 feet by 10, 11 feet by 11, 10 feet by 16, 11 feet by 16, 16 feet by 16, 17 feet by 11, 17 feet by 17, 20 feet by 16, 21 feet by 16, 21 feet by 21, 22 feet by 10, 22 feet by 11, 22 feet by 16, 29 feet by 11, 29 feet by 16। वास्तु के अनुसार किचन का आकार 8 फीट बाय 8, 8 फीट बाय 10, 10 फीट बाय 10। वास्तु के अनुसार वॉशरूम का आकार 8 फीट बाय 8, 8 फीट बाय 10, 10 फीट बाय 10। वास्तु के अनुसार सिर्फ लैट्रिन का स्थान 4 फीट बाय 4, 6 फीट बाय 4। वास्तुनुसार अशुभ आकार। आवास कक्ष आदि निर्माण करते हुए ध्यान रखें कि वास्तुनुसार निम्नलिखित आकार शुभ नहीं होते: 5 feet, 7 feet, 9 feet, 12 feet, 13 feet, 14 feet, 15 feet, 18 feet, 19 feet, 23 feet, 24 feet, 25 feet। वास्तु के हिसाब से ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम अतिथियों के आदर सत्कार का स्थान है, अतः इसे प्रवेश द्वार के समीप ही रहना चाहिए। ड्राइंग रूम घर के निवासियों के स्तर और स्वभाव का प्रतिबिंब है। इसे आरामदायक एवं पूर्ण प्रकाशवान होना चाहिए। ड्राइंग रूम की फर्नीचर व्यवस्था अतिथियों तथा घर के मालिक दोनों के लिए सुरक्षित और आरामदायक होनी चाहिए। परिवार के मुखिया को दरवाजे या खिड़की की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार उसे अचंभित करने वाली हो सकती है। कमरे के फर्नीचर को दीवार के किनारे व्यवस्थित करना चाहिए। सोफे के पीछे खिड़कियां दरवाजे नहीं होने चाहिए। यदि यह व्यवस्था संभव न हो सके तो दीवार पर एक दर्पण इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि सोफे पर बैठे व्यक्ति को दरवाजा दिखाई दे सके। ड्राइंग रूम की खिड़की बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके पल्ले बाहर की ओर खुलने वाले होने चाहिए। कमरे में स्थित बीन को फॉल्स रूफ से छिपा देना चाहिए। धारदार किनारा एवं अन्य कोने जिससे दीवार की तारतम्यता प्रभावित है।
पौधे या दीवार में चित्र लगाकर उसके प्रभाव को सुखद बनाया जा सकता है। यदि बैठक का आकार अनियमित हो तो दर्पण या पौधे का उपयोग करके उसके दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है। वास्तु में बेडरूम का स्थान। पलंग के उचित स्थान की व्यवस्था कई तत्वों पर निर्भर करती है। आदर्श रूप से पलंग को एक किनारे पर रखना चाहिए, जिससे कमरा खुला हुआ प्रतीत हो तथा कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को आसानी से देख सकें। पलंग दरवाजे के ठीक सामने नहीं स्थित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मृत शरीर को घर से बाहर करते समय इसी अवस्था में रखा जाता है। पलंग के पीछे एक सुदृढ़ दीवार होनी चाहिए। उसके पीछे खिड़की होना उपयुक्त नहीं समझा जाता। सूर्य का प्रकाश सीधे पलंग के ऊपर भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे नींद में बाधा पड़ती है। पूर्व दिशा का बेडरूम बच्चों के लिए उत्तम होता है, वहीं पश्चिम दिशा का बेडरूम बड़ों के लिए ठीक रहता है। पलंग के सामने ड्रेसिंग टेबल या दर्पण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से रात को सोते समय जीव शरीर से अलग हो जाता है एवं अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखकर वह भयभीत हो सकता है, अतः भावनात्मक विचलन का कारण बनता है। पलंग के आसपास बड़े फर्नीचर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे दबाव का वातावरण निर्मित होता है। पलंग के समीप स्थित फर्नीचर जैसे साइड टेबल, नाइट लैंप या सोफा का बाहरी किनारा गोलाकार आकृति लिए हुए होना चाहिए, ताकि वायु का विचरण कमरे में निर्बाध रूप से हो सके। हल्की एवं सुखद रोशनी शांति प्रदान करती है, किंतु गहरा रंग और तेज रोशनी व्यक्ति को अशांत करती है। वास्तु के हिसाब से डाइनिंग रूम का स्थान। भोजन कक्ष को मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए, जिससे यह मुख्य द्वार से दिखाई न पड़े। मुख्य द्वार से दिखने वाले भोजन कक्ष को पौधे या पर्दे लगाकर छिपाया जा सकता है। गोलाकार डाइनिंग टेबल सर्वोत्तम है, क्योंकि यह स्वर्ग का प्रतीक है। वर्गाकार, आयताकार, अष्टकोणीय या अंडाकार टेबल भी उत्तम माने गए हैं, किंतु लुप्त किनारे वाला टेबल दुर्भाग्यशाली होता है। भोजन कक्ष में रखा फर्नीचर अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा वायु के सरलतापूर्वक कमरे के चारों ओर घूमने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वायु का प्रवाह सरलता से हो सके। डाइनिंग टेबल को कमरे के बीच में रखना चाहिए। अतिथि का दरवाजे की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। डाइनिंग कुर्सी की संख्या सम अर्थात 2, 4, 6, 8 आदि में ही होनी चाहिए। अगर डाइनिंग रूम में दोनों तरफ से दरवाजे हो तो सुविधाजनक रहता है। एक दरवाजे से रसोई का पका भोजन अंदर आए और दूसरे से सदस्यों के आवागमन का मार्ग हो। आधुनिक समय में रसोई यानी किचन के साथ ही भोजन कक्ष को भी जोड़ दिया जाता है, तो किचन के आगे थोड़ी खुली जगह रखकर 6 या 8 कुर्सियां वाला डाइनिंग सेट रख दिया जाता है। ऐसी दशा में वॉश बेसिन पूर्व में, फ्रिज और तैयार भोजन सामग्री पश्चिम की ओर उपयुक्त रहेगी। टाइप कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।